अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना और संजय सिंह तीनों मिलकर बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली लाकर फर्जी वोट बनवा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि इन आरोपों के शोर के पीछे आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के फर्जी वोट बनवा रही है। बांग्लादेशियों के फर्जी वोट बनवाते आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पकड़े गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महेंद्र गोयल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। फर्जी वोट मामले में महेंद्र गोयल के लिप्त होने की खबर से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली गई है। बड़ी बात यह है कि महेंद्र गोयल को केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार रिठाला से प्रत्याशी बनाया है। असल में हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था। इसमें कई अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे। उनसे मिले दस्तावेजों पर केजरीवाल के विधायक महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर और मुहर मिले। बांग्लादेशियों को फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एजेंट से पूछताछ में इस बात का भंडाफोड़ हुआ है। बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में रिठाला विधायक की भूमिका सामने आई है। एजेंट के पास से जब्त दस्तावेजों में महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज बरामद हुए हैं। गोयल के स्टाफ भी जांच के दायरे में आ गए हैं। दक्षिण दिल्ली जिले की पुलिस अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के मामले में जांच कर रही है। गोयल रिठाला विधानसभा क्षेत्र से 2020 में दूसरी बार विधायक बने थे। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं और मूल रूप से हरियाणा के कैथल के निवासी हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथल में ही हुई है और उन्होंने वहां के स्कूल से साल 1979 में 10वीं पास की थी। फिलहाल वो रोहिणी में रहते हैं। वो आम आदमी पार्टी के गठन से ही जुड़े रहे हैं। इसके पहले उन्होंने अन्ना आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, जिसमें गोयल ने बीजेपी के कद्दावर नेता कुलवंत राणा को शिकस्त दी थी। महेंद्र गोयल इसके पहले भी विवादों में रह चुके हैं। शाहबाद डेयरी थाना अंतर्गत एमसीडी नरेला जोन में कार्यरत एक लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। पुलिस वाले की शिकायत पर उसने विधायक महेंद्र गोयल और अन्य के खिलाफ गाली गलौज, सरकारी काम में बाधा और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। नरेला जोन में कार्यरत लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि पिछले 12 दिसंबर को प्रहलादपुर में रहने वाले एक व्यक्ति से नरेला डीसी जोन में एक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी, जिस पर वो अन्य कर्मचारियों के साथ 8 जनवरी को संपत्ति का सर्वे करने पहुंचे थे, जहां 2 फैक्ट्री संचालित मिली। जोन के लाइसेंसिंग विभाग ने फैक्ट्री मालिकों को 19 जनवरी को कारण बताओ नोटिस भेजा। लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर ने शिकायत में बताया कि 23 जनवरी को दोनों फैक्ट्री को सील कर दिया गया। तभी विधायक महेंद्र गोयल कई लोगों के साथ उनकी गाड़ी के आगे रास्ता रोककर खड़े हो गए। भीड़ जमा होते देख खुद और टीम को सुरक्षित रखने के लिए भागकर वो शाहबाद डेयरी थाना पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले शीश महल और अब शराब घोटाला पर आई कैग की रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है। रही सही कसर प्रवेश वर्मा और रमेश विधुड़ी ने केजरीवाल की ओर से आतिशी मरलेना को चौतरफा घेर कर पूरी कर दी। इसी वजह से केजरीवाल की घबराहट अब छिप नहीं रही। इसलिए कभी फर्जी वोटर्स की बात करते हैं तो कभी सब छोड़कर पूरी पार्टी ये कहने लग जाती है कि बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट रमेश विधुड़ी होंगे। हालांकि ऐसा खेल में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल का पुराना और घिसा पिटा ये दांव भी नहीं चल पा रहा। केजरीवाल ये जानते हैं कि मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ तो भाजपा की राह आसान होगी। कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बांटने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि वे अगर भाजपा के प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने का अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल को अब पूर्वांचल के लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा, जो दिल्ली में कम से कम 2.5-3 दर्जन सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। अब तो वे कहने लगे हैं कि भाजपा जानबूझकर पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली ला रही है ताकि उन्हें वोटर बनाकर चुनावों में लाभ ले सकें। पहले भी पूर्वांचल के लोगों के बारे में उनकी एक टिप्पणी से बवाल मचा था। तब उन्होंने कहा था कि बिहार यूपी वाले 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। तब ये साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता तीसरी बार सत्ता में वापस ला सकती है।
या त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी आप का बेड़ा गर्क होता। इंडिया ब्लॉक में पड़ी फूट और कांग्रेस की भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी का दुश्मन बन जाने के कारण अरविंद केजरीवाल को ये राह आसान नहीं दिख रही है। इस परेशानी को केजरीवाल भी भली भांति समझ रहे हैं। केजरीवाल की छटपटाहट और उनके बोल वचन से भी जाहिर होता ही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक ढंग से मैदान में उतरने के कारण अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की राह इसलिए आसान थी कि मुकाबला सिर्फ भाजपा के साथ होता रहा है। 2014 के संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर भले ही रही, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दबंगता के साथ आम आदमी पार्टी का परचम लहरा दिया था दिल्ली में। तब कांग्रेस मानसिक तौर पर संसदीय चुनाव में अपनी दुर्गति से पस्त हो गई थी। सिर्फ भाजपा से ही आम आदमी पार्टी का मुकाबला था। 2020 में भी मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आमने सामने का था, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी के सामने भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस के तेवर अब तक मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाले ही दिखते हैं। इससे खफा होकर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की धमकी दी है। उन्होंने तो 24 घंटे की समय सीमा भी तय कर दी है, पर अभी तक न कांग्रेस झुकती दिख रही है और न केजरीवाल पीछे हटने के मूड में है। कांग्रेस के रुख से अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट का आलम यह है कि उन्होंने कांग्रेस को अजय माकन जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की पहले सलाह दी। अब अजय माकन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही तक बता दिया है। कहा तो उन्होंने ये भी था कि वे केजरीवाल के देशद्रोही होने का सबूत भी पेश करेंगे, लेकिन इसके लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई। सच तो ये है कि कांग्रेस भी अपनी औकात समझती है, पर उसे मुस्लिम वोट और जाट वोटर्स पर भरोसा है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि देश भर में जो हवा है उसमें मुस्लिम वोटर्स उसके साथ खड़े दिखते हैं। हालांकि ऐसा सोचते वक्त कांग्रेस भूल जाती है कि मुस्लिम कांग्रेस को ही नहीं बल्कि भाजपा विरोधी किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं। अलबत्ता उनका वोट देने का पैरामीटर भाजपा को हराने वाला उम्मीदवार या दल होना चाहिए। शीश महल पर आई कैग की रिपोर्ट तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी है, और एक और रिपोर्ट ऐसी आई जिससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मुंह छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये रिपोर्ट भी कैग की है और मामला शराब घोटाले का। इसी मामले में मनीष सिसोदिया करीब 2 साल, संजय सिंह 3 महीने और अरविंद केजरीवाल करीब 6 महीने तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं। जमानत पर बाहर निकले तीनों के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं। फिर भी केजरीवाल खुद को ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं से एक पैसा नहीं मिला। पैसा मिलता भी कैसे, क्योंकि सारी रिश्वत कैश में ली गई थी और हवाला के जरिए ठिकाने लगा दी गई। लेकिन कैग की रिपोर्ट के आने के बाद से यह साफ हो गया कि शराब घोटाला 100 करोड़ की रिश्वत का मामला नहीं बल्कि हजारों करोड़ के घोटाले का मामला है। जाहिर है कैग की रिपोर्ट केजरीवाल की टेंशन चुनाव के मौसम में बढ़ाने वाली है। दिल्ली सरकार की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति पर कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। कथित शराब घोटाले का क्या असर हुआ, यह दिखाने के लिए आंकड़ा पहली बार पेश किया गया। भाजपा जिसे कैग रिपोर्ट बता रही है उसमें दावा किया गया है कि कुछ बोलीदाताओं को तब की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में लाइसेंस तब दिए जब वे घाटे में चल रहे थे। कैग की रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी में खामियां पाई गई। रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी लागू करने में बड़ी चूक का जिक्र है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इस चूक की वजह से सरकार को करीब 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जबकि केजरीवाल को मोटा कमीशन मिला। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि उस समय आबकारी विभाग का नेतृत्व करने वाले मनीष सिसोदिया और उनके मंत्रियों के समूह ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शराब की दुकान के लाइसेंस जारी करने में नियमों का उल्लंघन हुआ और उल्लंघन करने वालों को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। दिल्ली आबकारी नीति पर कैग रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कई अहम फैसले मनमाने ढंग से किए गए। इसके लिए कैबिनेट या दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूरी नहीं ली गई। रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा है शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। जिन कंपनीज की शिकायतें की गई थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल से लिए गए बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति कैग के मुताबिक शराब की कीमत तय करने और लाइसेंस जारी करने में साफ सफाई नहीं बरती गई। नियमों को तोड़ने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। नीति को भी सही से लागू नहीं किया गया। शराब की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब और टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं की गई।
खुदरा शराब की दुकानों को सभी क्षेत्रों में बराबर तरीके से नहीं बांटा गया और इतना ही नहीं, कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ करवा दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर नहीं किया, जिसमें 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सुरक्षा जमा राशि ठीक से नहीं वसूलने पर 27 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि लाइसेंस धारकों और थोक विक्रेताओं के बीच गलत तरीके से समझौते किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 144 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया। इससे राजस्व को और नुकसान हुआ, जबकि टेंडर एग्रीमेंट में साफ तौर पर कहा गया था कि अप्रत्याशित घटना के लिए कोई प्रावधान नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट गलत तरीके से जमा करने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 को नतीजे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और कश्मीर से लेकर बिहार तक इंडी गठबंधन बिखरता जा रहा है। खास बात, महाराष्ट्र के लिए बना एमबीए पर भी खतरा मंडराने लगा। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को अब बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस अच्छे लगने लगे हैं। बीजेपी की जरूरत जितनी उद्धव ठाकरे को है उतनी ही शरद पवार को। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे से अपना हिसाब बराबर करना है तो शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक करियर और अपनी है। शरद पवार की राज्यसभा की सदस्यता इसी साल खत्म होने जा रही है और कांग्रेस के साथ रहते उनकी राज्यसभा में वापसी नहीं हो सकती। बीजेपी भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की प्रेशर पॉलिटिक्स से परेशान ही है। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मतलब साफ है कि बीजेपी आने वाले दिनों में चवचक एंड बैलेंस का गेम खेलती दिखे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि एमवी अब टूट की कगार पर पहुंच गई है। वे हार का ठीकरा अब एक दूसरे पर फोड़ने लगे हैं। हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सारी पार्टियां एकला चलो की राह पर हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी अब बचा नहीं पा रहे हैं। अब ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब 35 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। शरद पवार ने दिल खोलकर संघ की प्रशंसा की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उद्धव ठाकरे के सिपहसालार संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने सीट आवंटन में काफी देरी की जिसकी वजह से यह हाल हुआ। पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा, ये केवल वही जानते हैं कि सीट आवंटन में देरी क्यों हुई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच ये खींचतान विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले महाविकास अघाड़ी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है और कैसे, इसकी चर्चा अब शुरू हुई है। महाविकास अघाड़ी में बड़ा भाई कौन हो, इसे लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच खींचतान चल रही थी। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए भी घमासान मचा हुआ था। सीएम चेहरे को लेकर भी तनाव था। उसके बाद से नेता आपस में बात तक नहीं कर रहे। कई मीटिंग्स नहीं हो पाई ताकि आगे का रोड मैप बनाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के संपर्क में है। उद्धव ठाकरे एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस से मिल भी चुके हैं। उसके बाद 3 बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 3 बार फडणवीस से मिल चुके हैं। उधर शरद पवार गुट ने आरोप लगाया कि अजीत पवार के नेता उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महायुति की सरकार में देवेंद्र फडणवीस अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ बहुत सहज नहीं हैं। उनकी सरकार में रहने की वजह से उनके पास फ्री हैंड नहीं है। इसकी एक झलक सरकार गठन को और उसके बाद विभाग के बंटवारे के वक्त दिख चुकी है और ऐसे में राज्य में नए राजनीतिक समीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। कुछ दिनों में इससे चर्चा ये चल रही है कि ठाकरे गुट और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक साथ आ सकते हैं। चर्चा ये भी कि इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे महायुति में नाराज हैं। ऐसी चर्चा है कि अगर एकनाथ शिंदे ने महागठबंधन छोड़ा तो बीजेपी ठाकरे समूह के साथ गठबंधन कर लेगी। प्रहार एसोसिएशन के अध्यक्ष बच्चू कडू ने कुछ दिन पहले इस बारे में एक संकेत बयान भी दिया था। बच्चू कडू के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से नाता तोड़ती है तो राज्य में बीजेपी और ठाकरे समूह के बीच एक नई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है। कहां तो ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की बॉस बनने के लिए भागदौड़ कर रही थी। लालू यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने तो अपना समर्थन भी उन्हें दे दिया था। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कह दिया कि इंडी गठबंधन है ही नहीं, वो सब लोकसभा चुनाव के लिए था। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। मतलब अब सबकी अपनी बीन है और सबकी अपनी भैंस, हर कोई अपनी मर्जी का मालिक। पवन खेड़ा ने यह बयान तब दिया जब केजरीवाल कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की धमकी देने लगे थे। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ बगावत करवाकर गठबंधन का नेतृत्व अपने हाथों में लेने का ममता का सपना बुरी तरह से टूट गया। लेकिन अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उन्हें अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। भतीजे अभिषेक बनर्जी के बगावती तेवरों पर काबू पाने की कोशिश में ममता बनर्जी ने 2 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया। टीएमसी ने पूर्व राज्यसभा सदस्य
शांतनु सेन और पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम को कथित तौर पर पार्टी की विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित कर दिया। ये बात किसी से छिपी नहीं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच अंदर ही अंदर खींचतान चल रही है। पेशे से डॉक्टर और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के भरोसेमंद माने जाने वाले सेन के निलंबन से अब तक इस बात पर मुहर भी लग चुकी है, लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों गुटों के नेताओं की बयानबाजी खुलकर सामने आई थी। ऐसे में सेन को पार्टी से बाहर निकालकर ममता ने अपने भतीजे को साफ संदेश दिया कि पार्टी में सिर्फ एक ही बॉस है। पार्टी में पिछले दिनों जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी, ममता बनर्जी की इस कार्यवाही के बाद उन पर लगाम लगाने की संभावना है। जिस तरह से पार्टी ने अपने दो नेताओं को निलंबित किया, उससे साफ जाहिर है कि ममता बनर्जी पार्टी में अनुशासन को लेकर कितनी गंभीर हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी गुट के नेताओं को काफी सावधान रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर उन्हीं में से किसी का हो। सेन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले की जांच पुलिस की आलोचना की थी। पत्रकारों से बात करते हुए सेन ने कहा था कि उन्हें निलंबन के बारे में पार्टी से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में निलंबित किए जाने का कारण नहीं पता, मुझे अभी तक पार्टी से इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मुझे निलंबन के लिए कोई उचित कारण नहीं मिला। मैं पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं और मैं दूसरों की तरह पार्टी बदलने वाला नहीं हूं और उस मुश्किल समय में पार्टी के साथ खड़ा रहा हूं जब दूसरे लोग पार्टी से दूर भाग रहे थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अनियमितताओं और उसके तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ आवाज उठाने पर अगस्त महीने में सेन को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया था। दूसरी तरफ कोलकाता के बाहरी इलाके भांगूर में रहने वाले इस्लाम का पार्टी विधायक शौकत मुल्ला के साथ टकराव अक्सर शीर्ष नेतृत्व के लिए शर्मिंदगी का कारण बनता रहा। शांतनु सेन की पत्नी काकली सेन भी कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से तृणमूल कांग्रेस की पार्षद हैं और हाल ही में उन्हें पार्टी के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया था। निलंबन की कार्यवाही 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में अनुशासन बहाल करने के टीएमसी नेतृत्व के प्रयास का संकेत है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवंबर में कई अनुशासन समितियों का गठन किया था और पार्टी नेताओं को भी विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाने को लेकर चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।